नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। धुरंधर 2 डे 9 पर आज करीब 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड और करीब 700 करोड़ इंडिया में ग्रॉस करके बैठी हुई है। बहुत पहलुओं पे इस पे बात हुई, हमने लिबरल्स मेल्टडाउन देखा, हमने मूवी को रिव्यू किया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस पिक्चर में छुई गई कुछ थीम्स और सब प्लॉट्स को, जो कि बहुत जरूरी है कि उन पे चर्चा हो और विस्तार से जरा चर्चा हो। तो जरा आराम से बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको अब एक राइड पे ले जाने जा रहा हूं। देखिए, आदित्य धर की यह फिल्म इतिहास में एक तौर पे जाएगी क्योंकि दिस इज अ फिल्म विच हैज एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड नेशनलिज्म एंड द ऑनेस्टी विद विच ही इज मेड एंड द गट्स दैट दिस मैन हैज शोन। आदित्य धर हैज गट्स और मैं चाहता हूं चैप्टर वाइज बिल्कुल आदित्य धर की तरह चलते हुए कुछ थीम्स और मिथ्स जिनको इसमें एड्रेस किया गया है उस पे आराम से आज जरा हम लोग एक मंथन करें। सबसे पहला चैप्टर 1, इस्लामिक कल्ट। जी हां, इस्लामिक कल्ट के बारे में जिस तरह से एक्सपोज किया है आदित्य धर ने, वो एक सलाम वर्दी है, लिटरली सलाम वर्दी है। देखिए, अक्सर ये बात होती थी कि भाई आतंक का कोई मजहब नहीं होता, पर मजहब तो होता है। रिलीजन भले ही ना हो, धर्म भले ही ना हो, मजहब तो होता है। इस चीज को राइट फ्रॉम धुरंधर 1 to 2 उसने किस किस तरह से दिखाया। आपको याद होगा कि जब 26/11 का वाक्य इन्होंने दिखाया, खौफनाक सीन वो पूरा, उसकी पूरी प्लानिंग और उसका पूरा जब वो उसको अंजाम दे रहे हैं तो किस तरह के नारे लग रहे हैं। ये सीन जो कि देख करके रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा की भी रूह कांप जाती है, नाराए तकबीर के नारे लग रहे हैं। क्लियर, पहली बार किसी ने एक फिल्म में साफ तौर पे बताया कि कौन सी आइडियोलॉजी है जो आतंक को यहां पर इंस्पायर कर रही है। ठीक उसी तरह जब धुरंधर 2 स्टार्ट होती है तो पहले ही सीन में क्या दिखाया जाता है, जब एक सिख लड़के पे वार किया जाता है तो दिखाया यही जाता है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा की चैंट्स हम लोग देखते हैं। यह विजुअल आपको ध्यान में होगा। क्लियर कट बताया गया किस तरह से एक सर्टेन आइडियोलॉजी दूसरे को खत्म करने में विश्वास रख रही है। इस कल्ट का एक्सपोजे इससे बढ़िया तरीके से हो नहीं सकता था और इस कल्ट के अलग अलग पहलुओं को अगर हम देखें तो एक्सपोज किया गया इसमें। दूसरा फैसेट इसमें जो दिखाया है वो है जो अर्जुन रामपाल और जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है और उसका जो बाप है, जो माले गनीमत की बात करते हैं। जी हाँ, इस बारे में अक्सर बात नहीं होती, पर माले गनीमत का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आया हुआ है। हम इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आपके सामने है कि क्या इसका शाब्दिक अर्थ है, किस तरह से महिलाओं को सेक्स स्लेव्स के तौर पे लिया जाता था, कॉन्क्यूबाइंस जिसे कहा जाता है। इसके इतिहास में भी कई इसके वो हैं, उदाहरण हैं। और ख़ास तौर से जो मेजर इकबाल का फादर है वो बात करता है 1971 में हमने किस तरह से महिलाओं को माले गनीमत के तौर पे लिया था। और ये कोई जो लोग कहते हैं ना ये प्रोपेगेंडा है या ये वो है, इसके कई उदाहरण हैं, इसकी कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। आप देखिए, गर्ल्स फ्रीड फ्रॉम पाकिस्तानी हारम्स, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से भी बड़ा अगर जेनोसाइड एक रहा है तो दैट वाज द बांग्लादेशी जेनोसाइड, वन ऑफ द टॉप 5 जेनोसाइड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। इसको अलग अलग रिपोर्ट्स ने रेट किया गया। एंड नॉट जस्ट दिस, 1971 के युद्ध में जो जो एक्सेसेस कमिट किए गए जनरल टीका खान के द्वारा, और ऑपरेशन सर्चलाइट में जहां 7,000 वर सेट टू बी किल्ड द सेम वीक, एक ही दिन के अंदर लाखों मारे गए थे। 25 मार्च की अगर मैं बात करूं, वुमेन वर रेप्ड, मैसेकर्ड। एंड वहां से ये बात पूरी आई थी माले गनीमत की। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्टेटमेंट ऑफ द 1971 जेनोसाइड, आपके सामने है। द स्केल ऑफ द अट्रॉसिटीज, 3 मिलियन सिविलियंस किल्ड, 200,000 वुमेन सब्जेक्टेड टू रेप, 10 मिलियन फोर्स्ड टू फ्ली। दैट इज व्हाट पाकिस्तान डिड एंड एक्सेप्टेड बाय यूएन। और तब भी पाकिस्तान इसको एड देता है बिकॉज एक यूजफुल डस्टबिन की तरह इसको यूज करता है। इस सबको बहुत अच्छे से दिखाया। मैं अगर कहूं धुरंधर में अर्जुन रामपाल के फादर का जिसने रोल किया उसने बताया 1971 के बारे में। साथ में टुवर्ड्स दी एंड एक कथार्टिक मोमेंट भी आता है जिसमें बताया जाता है ये पाकिस्तानी जो हैं ये साले पूरे मेडल वेडल तो पहनते हैं पर एक जंग नहीं जीते हैं, इन्होंने कौम को कितनी जिल्लत दी ये भी बहुत अच्छे से दिखाया है।
तो माले गनीमत एज अ कॉन्सेप्ट पहली बार ब्रूटली एक्सपोज किया गया एज अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक कल्ट बाय आदित्य धर इस फिल्म के अंदर। साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट जो इसमें क्लियर कट एड्रेस किया गया है थ्रू मेजर इकबाल्स कैरेक्टर एंड राइट टुवर्ड्स द एंड सीन आल्सो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गजवाए हिंद। याद है ना वो क्या क्या बोलता है? खुरासन से सब आएंगे फिर से एक बार, पूरे हिंदुस्तान पे सबको खतना कर करके सबकी इनकी लौंडियों को बेच देंगे। जो शब्दावली का इस्तेमाल हुआ था, इन सबको माले गनीमत बनाएंगे। ये शब्द सिर्फ मेजर इकबाल के नहीं थे, ये शब्द जनरल जियाउल हक के टाइम से पाकिस्तान में गजवाए हिंद एज अ प्लान के चलते आए हैं। और आपको अगर यकीन नहीं आता, आज भी वहां की रैलीज में वहां के आम लोग ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शोएब अख्तर ने, आपको याद होगा ये वीडियो, शोएब अख्तर ने साफ तौर पे कहा था खुरासन से। खुरासन सोचिए जरा, खुरासन में वैसे तो अफगानिस्तान आता है, आज अफगानिस्तान को ये लोग बम मार रहे हैं और अफगानिस्तान इनकी कस के मार रहा है। खुरासन से सेनाएं आएंगी और कब्जा करेंगी, अटक की नदियां में फिर से खून रंगेगा और हम पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लेंगे, गजवाए हिंद होगा। क्लियर कट वहां पे एक आम आदमी आम इंटरव्यू में यह बात बोलता है, हिंदुओं के साथ हम क्या क्या करेंगे। तो जो हिंदू मूर्ख बन के सुन रहे हैं ये बात, उनको ये बात पता होनी चाहिए, उनके जागने का समय है कि ये सोच है। वहां का एक फॉरेन मिनिस्टर था शाह महमूद कुरैशी, सुनिए उसने चुनावी रैली में क्या शब्द इस्तेमाल करे थे, जरा सुनिए। सिंध में खड़ा था कि आज इस आलम में सिंध में जलसा करना आसान नहीं है, क्योंकि यहां एक फिरौन बसता है। हिंदुओं को कह रहा है ये, क्योंकि हिंदुओं की संख्या है सिंध में। और सुनिए उन हिंदुओं की भावनाओं को कैसे कुचलता है ये, अब जरा ये देखिएगा। बैठ जाओ और सुनो, और शाह महमूद गजनवी की तरह उस सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है। उस सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है। कितने मंदिर तोड़ दिए, कितने हिंदू मार दिए, पॉपुलेशन खत्म कर दी। गजवाए हिंद का सपना लेके मेन स्ट्रीम मिनिस्टर्स वहां पे बकवास करते हैं। तो अगर कोई कहता है ना ये प्रोपेगेंडा है, क्लियर कट पहली बार सच्चाई दिखाई इसके अंदर। एक और सच्चाई दिखाई इसमें इस्लामिक कल्ट की, और वो आपको सीन याद होगा जब आपने अर्जुन रामपाल को अपनी बेटी के साथ देखा होगा। शी इज शोन टू बी एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, एंड ये एक बहुत इन अ वेरी सटल वे आदित्य धर हैज टच्ड अ वेरी रॉ नर्व देयर इन पाकिस्तान। 3,50,000 बच्चे पाकिस्तान में ऑटिज्म से सफर करते हैं एज पर रिपोर्ट्स। Pakistanis are responsible for 33% of birth defects in UK, and इसका कारण है cousin marriages and cousin inbreeding। जी हाँ, पाकिस्तान में first cousin marriages are driving epidemic of genetic disorders and mental illness। ये है इनकी रियासत मदीना, जो ये बोलते थे ना हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, ये बनाया इन्होंने रियासत मदीना पाकिस्तान को। Around 68% of marriages in Pakistan are between blood relatives। सोचिए जरा आप, गंद सोचिए पाकिस्तान में। And half of these are between first cousins। A pattern scientists warn is doubling the risk of neonatal and infant deaths and fueling a silent epidemic of inherited diseases। आदित्य धर ने सारे बेसिस कवर किए, राइट फ्रॉम माले गनीमत टू नाराए तकबीर से कैसे एक रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड है, टू जिहाद जिसको साफ साफ क्लियर शब्दों में रणवीर एंड में बोलता है, टू दिस इन कजन ब्रीडिंग दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। दिस इस्लामिक कल्ट को एकदम ध्वस्त कर दिया आदित्य धर ने इस पिक्चर के अंदर। चैप्टर 2 है पाकिस्तान की इस्लामिक यूनिटी और पाकिस्तान के एथिक्स। जी हाँ, सुनकर ही हंसी आती है। तो पाकिस्तान का जो सपना था ना, जो बोलते हैं ये लोग, सपना था जिन्ना का। जिन्ना तो मरते वक्त भी झेल गया था, बॉडी को कोई उठाने वाला नहीं था कई घंटे तक तो, और जिन्ना के समझ में आ गया था ये पाकिस्तान का जो इसने अफीम बेचा है वो कुछ नहीं है। देखिए ये जो 2 नेशन थ्योरी थी ना, उसकी तो ध्वस्त हो गई थी, बत्ती बन गई थी 1971 में। 71 से पहले ही
71 में ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। जो इनका कहना था ना इस्लाम एक बहुत बड़ा यूनिफायर है, हमारी तो इस्लामिक यूनिटी है, वहां लैंग्वेज के आधार पे और इनके जो जेनोसाइडल आधार था उस वजह से बांग्लादेश अलग हो गया। इन्होंने जो हाल किया बंगालीज का, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ 1971 में कि एक बंगाली जो है वो बन सकता है देश का वजीर आजम, और इन्होंने फिर जो काम किया वहां लाखों लाख को मार डाला। जो इन्होंने गंद किया बंगालियों के साथ वो तो हर जगह दर्ज है, पर इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने पश्तूनों को नहीं छोड़ा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। आज अफगानिस्तान का मानना है डूरन लाइन वाइन कुछ नहीं है, ये पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है ये पूरा पश्तूनिस्तान बनेगा, हमारे साथ मिलेगा। ये हालत है इनकी वहां पर। कोई इस्लाम इज नॉट अ यूनिफायर, पश्तून कल्चर ओवर इस्लाम है वहां पर। बलूचीज के साथ तो इन्होंने जो किया वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे बड़ा इनका लैंड एरिया अगर मैं एक स्टेट की बात करूं दैट इज बलूचिस्तान, रिचेस्ट इन रिसोर्सेस। उनकी सारी रिसोर्सेज लूट करके ये ले गए अपने लाहौर और रावलपिंडी, जितने भी ये हैं पंजाबी पाकिस्तानी मुस्लिम, और इन्होंने कहा भाड़ में जाओ बलूचीज। बलूचीज आज इनसे अलग होने के लिए तरस रहे हैं, कहते हैं मैं तो धोखे के साथ ही रखा गया था। बलूच लिबरेशन आर्मी इनकी उधर से ठोकती है, उधर से खैबर पख्तूनख्वा में इनका तहरीके तालिबान पाकिस्तान ठोकता है, अफगानिस्तान ठोकता है। ये है पाकिस्तान की इस्लामिक यूनिटी। सिंध में इन्होंने क्या हाल किया, सिंध भी खड़ा हो चुका है। एक एक महीने के वहां पर रोज रोज ब्लॉकेड्स, ब्लैकआउट्स, क्या क्या ना जाने होता रहता है सिंध के अंदर। यह हालत है पाकिस्तान की इस्लामिक यूनिटी की। और इस्लामिक यूनिटी भी किस काम की भाई? ये जो एथिक्स की बात करते हैं पाकिस्तानी, अरे बिकाऊ है, दो कौड़ी के पाकिस्तानी हैं। इसमें जो दिखाया गया ना कि वो इजराइल से बिकने को तैयार बैठा हुआ है इनका आईएसआई वाला, वो तो कमाल का सीन था। अच्छा, अब इसको पीक डिटेलिंग करी जाए या क्या कहा जाए, उस आदमी की शक्ल आपने देखा कितनी मिलती जुलती है इससे। ये देखिए जरा, एक्सप्रेशंस तक सेम है। तो ये बिकाऊ है, इनको हर समय अपना एक मालिक चाहिए होता है। कभी इनका मालिक अमेरिका बन जाता है, कभी इनका मालिक चाइना बन जाता है। ठीक ना, चाइना इस्लामी है, चाइना तो भाई यूगर मुस्लिमों को वहां पे पोक खिला रहा है, बांध करके रखता है। वहां तो नाम भी नहीं रख सकते आप मुसलमान, दाढ़ी भी नहीं रख सकते, चाइना को अपना बाप बना लेता है। यूएस इनकी ठोकता रहता है, अफगानिस्तान की, इराक की, ईरान की, सबकी, पर वो भी इनका बाप बन जाता है। और तो और इनको जो अच्छा रेट लगाए, यहूदी रेट लगाए, ये वहां खड़े होकर के बिक जाएंगे। तो पाकिस्तान एक नंगा बिकाऊ देश है, इसको आदित्य धर ने बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया। साथ में उनकी हिपोक्रेसी भी बहुत कमाल की दिखाई। देखिए भाई, पाकिस्तान कहता है हम इस्लाम के उसूलों पे बने हुए हैं, इस्लाम के उसूलों पे बने हुए हैं। तो भाई वहां पे तो कहा जाता है होमोसेक्सुअलिटी तो बैंड है, बिल्कुल कतई नहीं है। मतलब इस्लाम के प्रिंसिपल्स के तहत तो होमोसेक्सुअलिटी पे जो सजा है सोचा भी नहीं जा सकता, और बोलते भी यही है वहां पर अगर मैं अब सच्चाई की बात करूं तो भाई आपको देख करके बड़ा ताज्जुब होगा। पाकिस्तान इज रैंक्ड नंबर 1 फॉर गे पॉर्न रिलेटेड सर्चेस। नंबर 1 है भाई, गे पॉर्न सबसे ज्यादा पाकिस्तान में कंज्यूम होता है। आपके सामने है तस्वीरें, इसको भी बड़े अच्छे से एक्सपोज किया गया धुरंधर 1 में, जब रणवीर सिंह के पास एक आदमी आता है। हाउ डेस्परेट आर दीज पाकिस्तानीज? आई मीन नोबडी इज जजिंग एनीवन बाय देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पर एक तरफ तुम्हारी हिपोक्रेसी है कि ये हराम है, और उधर से तुम चोरी चुप्पे मोबाइल में सर्च किए हुए हो। ये है टिपिकल एक पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में कहा जाता है अरे हम तो भाई इस्लाम दीनी फर्ज हमारा है, हम तो दीन के हिसाब से चलते हैं। दीन के हिसाब से कुछ नहीं चलते हैं, सब फ्रॉड हैं। इनकी जो रात की नाइट लाइफ है वो भी है, वो बहुत अच्छे से दिखाई गई इसके अंदर। रंबा हो पे डांस करते हैं ये लोग, नाचते भी हैं, मौसीकी भी करते हैं जिसको ये लोग कुफ्र मानते हैं। और तो और पूरे सारे कर्म होते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस जो अंडरबेली ऑफ पाकिस्तान है ना, इसको बहुत शानदार तरीके से आदित्य धर ने एक तरह से एक्सपोज किया है। हमने तो सुना था ना हीना रबानी खार और बिलावल भुट्टो के किस्से, फिर बिलावल भुट्टो खुद क्या हैं, ठीक, इस पे भी कई खुलासे हैं, कई कहानियां हैं। इमरान खान क्या क्या हरकतें करते थे महिलाओं के साथ, और भी क्या क्या उनके इनकाउंटर्स थे, उनकी एक्स वाइफ इसको बताती है। तो सच बोला ना आदित्य धर ने, बस पहली बार किसी ने इनको नंगा किया। किसी ने ये नहीं बोला कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, जैसे वीर ज़ारा और मेहुना में बोला जाता था, वैसा नहीं बोला। इनका नंगा असली रूप सामने प्रस्तुत किया पाकिस्तान का, कि ये है पाकिस्तान, अपने लोगों को मारती है, अलग भाषाओं वालों को मारती है, गे पॉर्न में नंबर 1 है, और तो और नाइट लाइफ भी है, दारू भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, और बिकाऊ भी हैं यहूदियों की ओर। चैप्टर 3 है
असली औकात ऑफ गैंगस्टर्स। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ जो फिल्में बनती थी ना, उसमें गैंगस्टर्स को दिखाया जाता था मसीहा, रॉबिन हुड, दिल का बड़ा अच्छा है, अमीरों से लूटता है, गरीबों को दे देता है, और बड़ा एक जलवा होता था भाई, डी गैंग का जलवा, दाऊद का जलवा। इस पिक्चर में उसको उसकी औकात दिखाई गई। सालों साल से जो पिक्चर एक दाऊद की चलती आई और अलग अलग फिल्मों में बन के आई, वो ये होती थी। आपको देखा होगा, ये जलवे से इसकी पिक्चर। यही एक पिक्चर जो दुबई में जब एक क्रिकेट मैच देखने जाता था तब की होती थी, और ये सारे जो स्टार्स होते थे, अनिल कपूर, राज कपूर और ये सब, अन्नू मलिक, सब इसके घर लाइन लगाते थे, नाचते गाते थे। इस पिक्चर में इसको इसकी असली औकात दिखाई, और वो शॉट में कभी नहीं भूलता। ऊपर ये वाली फोटो और नीचे जब कैमरा पैन करता है तो ये है असलियत दाऊद की। ऐसा दिखता है दाऊद आज, ठीक है ना। जो इसकी 30-40 साल पुरानी तस्वीर चल रही है ना दाऊद भाई की, और जलवा है और इनका सिक्का चलता है, सिक्का विक्का कुछ नहीं चलता है, ये ऐसा दिखता है, ऐसी औकात है इसकी। ठोक करके अपनी जीवन बचा ले, यही बहुत है, मारा मारा फिरता है। और दाऊद के मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशंस के कई स्टोरीज हैं बाय द वे, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई एग्जैजरेटेड है। दिस इज हाउ दाऊद इज राइट नाउ। इसने ना उसकी इमेज जो है ना, और ये करना बहुत गट्सी काम था। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इस व्यक्ति का सिक्का चलता रहा है, ठीक है ना। इसकी फंडिंग से आधी ज्यादा फिल्में बनती थी। आदित्य धर ने कहा अपने पास रखो अपनी फंडिंग, देश से डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा, ये है तुम्हारा असली चेहरा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं नहीं ग्लोरीफाई करूंगा। करते होंगे बाकी उर्दू वुड वाले जो ग्लोरीफाई करते होंगे। दाऊद को नंगा करके पेश करने का काम आदित्य धर ने किया है, एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। यही काम इसने अतीक के साथ भी किया है। अतीक के जो मजेदार डायलॉग्स हैं वो तो मैं यहाँ नहीं रिपीट कर सकता कि अरे हमारी तो टां टां हो गई। वैसे अतीक ने रियल लाइफ में भी, मुझे तो इतनी हंसी आती है, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि भाई मेरे साथ ये होने जा रहा है। उसने ऑन कैमरा बोला अरे माफियागिरी क्या है यार, माफियागिरी वरी अब सब खत्म हो गई, कभी होगी माफियागिरी। और फिर भी उसके साथ हो गया जो होना था भाई। एंड अतीक को भी जिस तरह से इसमें औकात दिखाई है, बंधे हुए आकर के एक बंदी की तरह जेल जाते हुए, और अंत में जब उसका काम तमाम होता है इसके अंदर, ब्रिलियंट है। अतीक की जो हेल्पलेसनेस दिखाई, और रियल लाइफ है वो तो हमने देखी है, आंखों से देखी हुई है, ऑन कैमरा देखी हुई है उसकी हेल्पलेसनेस हमने। ब्रिलियंट था वो। एंड अगेन नथिंग एग्जैजरेटेड। मैं अगर अतीक के केस में भी बात करूं, जो लोग कह रहे हैं अरे अतीक को कैसे लिंक कर दिया, सपा वालों का बहुत मेल्टडाउन हो रहा है आजकल। विक्रम सिंह जी ने मेरे पॉडकास्ट पे ये बात कही थी, और मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। विक्रम सिंह जी ने, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट दिस, अतीक जब अलाइव थे, हिज गैंग वाज लिस्टेड एट IS-277 यानी इंटरस्टेट। और अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में उसने कहा कि मेरे पास जो वेपन है .45 कैलिबर पिस्टल्स, AK-47 एंड RDX वाज ब्रॉट टू हिम वाया ड्रोन्स फ्रॉम पंजाब, via drones from Pakistan, and reached Punjab. Through his contacts, he had told connections with Lashkar-e-Taiba and ISI. क्लियर कट लश्कर-ए-तैयबा और ISI से कनेक्शन थे, पंजाब के जरिए आते थे, पाकिस्तान से आते थे, ड्रोन्स के थ्रू आते थे। किस शानदार तरीके से इस पूरे नेक्सस को इस पिक्चर में दिखाया आदित्य धर ने, दैट इज जस्ट ब्रिलियंट। पूरा खालिस्तान मूवमेंट कैसे फ्यूल करने की कोशिश हुई थी, पंजाब का बॉर्डर को कैसे यूज किया गया था ड्रग्स को लाने के लिए, अतीक कैसे उनको यूज करता था, यूपी में कैसे बुचर खानों में ये पहुंचते थे, बुचर खानों पे जब बस किए गए रैकेट्स तो फेक करेंसी पाए गए वहां पर। ऑल ऑफ दिस, मच ऑफ इट इज डॉक्यूमेंटेड। अतीक एडमिटेड टू हैविंग लिंक्स विद ISI, LET। तो दिस इज सो अनबिलीवेबल। गैंगस्टर्स और इन सबको कभी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए किसी फिल्म में। आदित्य धर ने उन्हें पहली बार उस अंदाज में पेश किया जिस अंदाज में वो पेश होने चाहिए। चैप्टर 4, इनकॉम्पिटेंस, करप्शन या एंटी नेशनलिस्ट बिहेवियर ऑफ द कांग्रेस ईयर्स और द यूपीए ईयर्स। देखिए, कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये एक्चुअली फॉर रियल चल रहा था। 26/11 होने के राइट आफ्टर, जहां पर कसाब पकड़ा जाता है, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह और ये सब एक किताब का विमोचन करते हैं, 26/11 RSS की साजिश, और क्लीन चिट दे देते हैं पाकिस्तान को। और सुनिए जरा क्या कहता है दिग्विजय सिंह, सुनने वाला है। Nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. You can't see कार्रवाई them. निश्चित तौर पे अशोक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता से ये सारे लोग ग्रस्त हैं। हिंसा इनका चरित्र है, हिंसा इनका व्यवहार है, और नफरत इनकी स्ट्रेटेजी है। Their RSS activists
with their connivance, I am again repeating, with their connivance and support, are participating in acts of terror. They are participating in acts of terror. Sushil Shinde went on to say Hindu terror, and his statements were used by Hafiz Saeed. आप सोच सकते हो जरा, आपको यकीन नहीं होगा, जरा ये देखिए. Pakistan is saying India lacks courage to unearth role of Hindu extremists. And the Home Minister is reacting ki, ji sir, have quickened probe into the role of right-wing groups in blasts. BJP attacking ministers as government quickened Hindu terror probe. Unbelievable दिन चल रहे थे ये. And not just that, मतलब इतने examples डेली के डेली ये चीज चल रही थी. कितने हमारे पास चीजें थी. यासीन मलिक ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि हाँ मैंने 4 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल मारे थे. बीबीसी पे ऑन रिकॉर्ड करण थापड़ से ही बोला इसने. उसके बाद उसी यासीन मलिक को बुलाया जाता था. मनमोहन सिंह उससे मिलते थे. अलग अलग कॉन्क्लेव्स, अलग अलग समिट्स पे उसको बुलाया जाता था. दैट वाज आवर फॉरेन पॉलिसी देन, एंड दीज ईयर्स वेंट बैक. जब इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बनी, मैं देखिए एक बात क्या कहता हूं, हमारे पावर बनने से इनको दिक्कत थी. जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बनी, इसी चिदम्बरम के क्या स्टेटमेंट्स थे जरा सुनिए आप. But possessing weapons, nuclear weapons, is simply inconsistent with the moral authority that India acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state. This man is saying we should not be a nuclear power. Imagine कर सकते हैं आप, अगर आज हम लोग न्यूक्लियर पावर ना होते तो क्या चल रहा होता. पाकिस्तान बन गया न्यूक्लियर पावर. इससे पहले भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला तक हम कर सकते थे, हमारे विभिन्न सरकारों ने नहीं किया. 26/11 के बाद हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि हमें हमला करना चाहिए पाकिस्तान में. मनमोहन सिंह सेड नो. Barack Obama is on record saying that Mr. Manmohan Singh resisted calls to retaliate, and Manmohan Singh wore it as a badge of honor. बाद में एक इंटरव्यू में चिदम्बरम ने यह बोला यूएस ने हम पे प्रेशर डाला कि हमला मत करना, और हमने मान लिया कि हमें प्रेशर है, हम नहीं कर सकते. बरखा दत्त से बाद में एक इंटरव्यू में चिदम्बरम कहते हैं कि अरे हम तो यूएस से भीख मांग मांग के थक गए हैं, यूएस पाकिस्तान से कहीं नहीं पा रहा है एक्ट करने को. सुनिए आप जरा. But there is sometimes a perception among ordinary Indians who are going to watch soon 1 year since 26/11 took place that Washington has not intervened with Pakistan as strongly as it could. Is that your sense as well? Is that something you'd be raising in your meeting with Secretary Clinton? भीख मांग रहे थे सेक्रेटरी क्लिंटन से कि भाई इसको कर लो, कुछ तो कर लो, इस पे हमारे ऊपर भी हमला करा इन्होंने, कर लो. देन चिदम्बरम सेज दिस. Lecture them on anything. The point is that the US did assure us that they will use moral suasion to make sure that Pakistan punishes the perpetrators of the Mumbai terror attacks. Despite Do you believe this, that's how? मुश्किल से कुछ महीने बाद 26/11 के 2009 में हम शर्मल शेख अग्रीमेंट करते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान से कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी बात हुई, कॉर्डियल टॉक्स हुई पाकिस्तान से, जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है, और टेररिज्म से हम दोनों ग्रसित हैं. इनकी बलूचिस्तान कंसर्न है, हमारी कश्मीर कंसर्न है. सोच सकते हैं आप, एब्जेक्ट सरेंडर. 2010 में $25 मिलियन की हम एड देते हैं पाकिस्तान को कि आओ ठोको हमें, मारो हमें, जो करना है करो हमारे साथ. नक्सलाइट्स फैलते चले गए. चिदम्बरम कहता है मैंने इनसे बात करने की कोशिश करी पर ये माने नहीं, इन्होंने प्रॉमिस किया था पर ये माने नहीं. आज क्या हुआ नक्सलिज्म का, आज क्या हुआ पाकिस्तान का. मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस था पाकिस्तान के पास. दिस वॉज द कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस ऑफ द कांग्रेस. इस पूरे को सामने सामने एक्सपोज हो जाता है. जब हम देखते हैं पिक्चर को तो नजर आता है उस समय एक्शन ही नहीं हो रहा था. एक वाटरशेड मोमेंट दिखाया जाता है व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज स्वर्न इन, व्हेन नरेंद्र मोदी इज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग आफ्टर दैट. उरी हैपेंड आफ्टर दैट. उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, पुलवामा के बाद जो बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ पहलगाम के पास. मैं नहीं कहता आतंकवादी हमले नहीं हुए, बट नक्सलिज्म की कमर टूटी. आतंकी हमलों में 8,000 सिविलियन जो मार दिए गए थे 10 साल में, दैट वाज रिड्यूस्ड. दैट इज द इंटायर जो इनकॉम्पिटेंस आई उस जमाने की, एंड वी वेंट बैक इन टाइम. 2012 में आरजेडी के एमपी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर चिदम्बरम से बोला काउंटरफेट करेंसी छप रही हैं पाकिस्तान में, नेपाल बॉर्डर से आ रही हैं, आप क्या कर रहे हो. हाँ तो हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है.
एक आदमी बोलता है चिदम्बरम से एनडीटीवी पे कि ये आपने अभी तक कुछ नहीं किया, कब तक ऐसे होता जाएगा 26/11? तो कहते हैं व्हाट वुड यू हैव डन हैड यू बीन इन माय प्लेस? वेल, इट हैज नाउ बीन आंसर्ड व्हाट कुड हैव पॉसिबली बीन डन. दैट इज व्हाट धुरंधर आंसर्स ब्रिलियंटली. चैप्टर 5, एनजीओज, सोशलिस्ट एंड काउंटरफेट करेंसी. तो मेजर इकबाल का बाप बड़े मजे से उससे चुटकी लेते हुए उसको तो गाली देता था वैसे वो हर पॉइंट, कि तुमने तो जो पैसे दिए हैं मीडिया, सोशलिस्ट और यूनिवर्सिटीज के, उसके बाद भी तुम्हारा मनचाहा पीएम नहीं बन पाया. ऐसा क्यों हुआ भाई? तो कई लोगों ने कहा ये सब प्रोपेगेंडा था, ये तो मोदी जी के महिमा मंडन के लिए बनाया. क्या ऐसा सच नहीं था? जरा देखते हैं हम उस जमाने में कौन से एनजीओस थे जो पनप रहे थे. ये था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जाकिर नायक, पीस का मसीहा, पीस टीवी चलता था, जिसका कहना था कि भाई अगर 2+2 = 4 तो हमारा ही रिलीजन सही है, बाकी सब थोड़ी धर्म ठीक है, सिर्फ इस्लाम होना चाहिए. डंके की चोट पे इसका कहना था कि बाकी सबको टेम्पल्स वेम्पल्स को बनाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, केवल मस्जिद बननी चाहिए. आप भटके हो तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे को तो सही रास्ता पता है. जिसने हिटिंग द वाइफ लाइटली को एकदम सही ठहरा दिया हो, जिसने 4 बीवी रखने को ठीक ठहरा दिया हो, उस जाकिर नायक को सर पे चढ़ा रखा था. पीस टीवी घरों पे आता था. और तो और अब बात आती है किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे भाई. तो देख लीजिए भाई किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे ये, हमें बोलने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है. 50 लाख का ग्रांट इन्होंने किसको दिया? राजीव गांधी ट्रस्ट को दिया. इनकी फोटो किसके साथ है? दिग्विजय सिंह के साथ है, आपके सामने है. और कैसे कैसे उस समय पनपते थे. अगर मैं बात करूं एनजीओस, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, हजारों एनजीओस के एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गए, बैंड बज गया, उनका कहानी खत्म हो गई. और जब इस पे प्रोब हुई तो जाकिर नायक का ये एनजीओ निकला, वही जाकिर नायक जिसको अलग अलग देश, बांग्लादेश में तक आतंक भड़काने के लिए बुक कर रहे थे लोग. इसके यहां से पूरा निकला रिलीजियस हेट कैसे था और मनी ट्रिपिंग कैसे करते थे, कितनी लैंड्स थी इसके पास. ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और स्कूल जो चलाते थे वो कैसे आतंकियों की भी मदद करते थे और मनी लॉन्ड्रिंग करते थे. जाकिर नायक भाग गया, ना उसकी औकात हुई प्रोब झेलने की. आज मलेशिया में पड़ा हुआ है और पाकिस्तान की चैनलों पे खूब आता है, कहता है भारत में बहुत ज्यादा एक आतंकी बैठा हुआ है. नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलता है, भारत में हिंदू एक्सट्रीमिज्म हो गया है, हिंदुत्व गूंज हो गए हैं. जाकिर नायक के कपड़े उतर गए जब सरकार बदली. तो सामने एक एग्जांपल ऑफ हाउ एनजीओज वर पंपिंग मनी इनटू दिस कांग्रेस इकोसिस्टम. अगला नाम इसमें आता है हर्ष मांदेर का. हर्ष मांदेर के देखिए इन एनजीओज के नाम बड़े प्यार भरे होते हैं. अमन बिरादरी, अब आपको लगेगा बहुत शानदार एनजीओ. अभी रो रहा था हर्ष मांदेर. हर्ष मांदेर कौन था? ये सोनिया गांधी की जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, जो सरकार के ऊपर बैठती थी, सुपर गवर्नमेंट जिसको कहते थे, उसका एक हिस्सा था. एक बिल इसने फ्रेम किया था जो आ नहीं पाया, वो था कम्युनल वायलेंस बिल. उसका यह कहना था कि अगर देश में, थैंक गॉड कांग्रेस की सरकार नहीं, अगर देश में कहीं भी कोई कम्युनल दंगा होता है, मेजॉरिटी जिम्मेदार होगी, बाय डिफॉल्ट हिंदू जिम्मेदार होगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे SC/ST एक्ट में आ जाता है ना कि भाई एक ही है जो डिस्क्रिमिनेट, जिसने किया होगा तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है. इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक हिंदू ही उसमें गिरफ्तार होता. यह बिल बना के बैठा था हर्ष मांदेर. इसके कारनामे तो कमाल के हैं. इशरत जहां के लिए खड़ा हो गया था ये, हफजल गुरु के लिए मर्सी पिटीशन इसने लिखी, और तो और अजमल कसाब के लिए भी 26/11 के बाद मर्सी पिटीशन लिखने वाला बेशर्म और निर्लज आदमी है यह हर्ष मांदेर. इसका एनजीओ भी खत्म हो गया जो कि सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में बैठता था. तो अगर इस पिक्चर में यह पूरी बात बताई जाती है कि कैसे एनजीओज और सोशलिस्ट के पैसे पंप इन किए जाते थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो सच है. ये बात पीएफआई का भी सत्य है, जिनका मैनिफेस्टो है कि हम 2047 तक एक पूरा इस्लामिक मुल्क बना लेंगे. आज उन पे भी एक ताला लग चुका है. कितने एनजीओस पे इस तरह से ताला लगा. हमें याद आता है ये तीस्ता सेतलवाद, मेधा पाटकर, जिनका कहना था कंस्ट्रक्शन मत करो, नर्मदा डैम की हाइट मत बढ़ाओ. कितना झूठ बोला था इन लोगों ने, और आमिर खान जैसे लोग आ गए थे इनके साथ साथ. नर्मदा बचाओ आंदोलन. आज नर्मदा बांध बढ़ा और लाखों लोगों के पास पानी भी आ रहा है. जो लोग डिस्प्लेस हुए वो बेटर सेटल हुए एक स्टडी के हिसाब से. झूठ बोला था आपसे मेधा पाटकर ने. झूठे आंसू, ये सब झूठे हैं जितने हैं ये एनजीओ वाले जो मेजरली हैं. इन सब का
पूरा का पूरा एंटी नेशनल एजेंडा था जो कि एक्सपोज होता है इस फिल्म के अंदर। और साथ ही काउंटरफेट नोट्स और जो फेक करेंसी का रैकेट था उसको जिस बढ़िया तरीके से इसने एक्सपोज किया है, देखने लायक है वो। कई लोग कह रहे हैं अरे ये तो प्रोपेगेंडा था। क्या ये सच नहीं है कि डेलारू कैसे इंडिया के भी नोट्स छाप रही थी और पाकिस्तान के भी नोट्स छाप रही थी? क्या ये सच नहीं है कि इस पर पार्लियामेंट में तक आवाज उठी थी 2012 में जब आरजेडी के एमपी ने किया था? इसमें एक सेक्रेटरी और चिदम्बरम का एक सेक्रेटरी था जो शक के घेरे में आया था। बाद में उनसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया और इसमें जो डेविड कोलमैन हेडली था जो पकड़ा गया था 26/11 में, उसने यूएस कोर्ट में जाके कन्फेस किया ये बात कि हां फेक करेंसीज का एक रैकेट चल रहा था जिससे कि नोट आते थे नेपाल बॉर्डर से भारत में। नेपाल बॉर्डर से भारत में कहां से आते थे? यूपी बिहार से आते थे। कहां जाते थे? बुचर खानों में जाते थे। कितनी बार 2013-14 में लश्कर ए तैयबा के आतंकी पकड़े गए हैं वहां से तस्करी करते हुए नेपाल बॉर्डर से। और जो ये मूर्ख कह रहे हैं अरे ये पूरा अगर डिमोनेटाइजेशन हुई ये नोट कहां गए? पाकिस्तान से दिखाया है इस पिक्चर में 60,000 करोड़ और आने थे जिसको कि खत्म किया गया। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं आप सबसे, पाकिस्तान की इकोनॉमी खोलिए, पाकिस्तान का जो रुपी है उसका ग्राफ देखिए अगेंस्ट पाउंड, डॉलर, इंडियन रुपी। आप पाएंगे दिसंबर 2016 के बाद से जो वीकनेस है वो अनबिलीवेबल है। डेकेड से पाकिस्तान इन काउंटर करेंसीज के थ्रू, नेपाल के थ्रू बॉर्डर पे और इंटरनेशनल मार्केट में इससे गोल्ड खरीद करके अपनी इकोनॉमी को प्रॉप अप कर रही थी। डीमोनेटाइजेशन का मैं ये नहीं कहता सुपरबली वेल मैनेज था कंट्री में, कई लैक्यूनाज हुए, कई गलतियां हुए, बट ये जो एक वार था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कमजोर करना और पाकिस्तान से जो फेक करेंसी आ रही 100% ये बस्ट हुआ है और नेपाल बॉर्डर के थ्रू हो रहा था। और इसकी कई है रिपोर्ट्स जो कुछ आपके साथ में साझा भी कर रहा हूं यहां पर, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। फेक करेंसी, NGOs, socialists, so many agendas busted by this film in one giant stroke. कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, in all these 5 chapters, I have spoken with facts. मैंने आपके सामने तथ्य रखे। कोई भी आदमी अगर यह कहता है कि अरे इसमें प्रोपेगेंडा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फिल्म का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। इस फिल्म के तो कई पर्पसेस हैं, एंटरटेनमेंट भी है, नेशनलिज्म भी है, देश की कहानी है, नए भारत की कहानी है। साथ में आपके लिए भी एक एजुकेशन होनी चाहिए कि कैसे कैसे एजेंडास चल रहे थे ताकि हम दोबारा इनके झांसे में ना आए। देखिए कई पॉलिटिशियंस ने हमें अपने झांसे में लिया क्योंकि ऊपर से ये मीठी भरी बात करते हैं, हम देश में करप्शन हटाएंगे, बाद में अपनी पार्टी बनाकर शीश महल बना लिया। हमारा एक NGO है जो एनवायरनमेंट की रक्षा करना चाहता है, उस झांसे में देख के आपके थर्मल पावर प्लांट्स, आपके डेवलपमेंट को रुकवा दिया। मजदूरों का क्या होगा, ट्राइबल्स का क्या होगा, यह कहकर आपका डैम बढ़ने नहीं दिया। नेवर एवर कम इनटू द ट्रैप ऑफ दीज NGOs एंड दीज सोशलिस्ट्स। ये मीठे दिखते हुए ऐसी डंक मारेंगे आपको कि आपको काफी पीछे कर देंगे। All in all, hats off to Aditya Dhar for creating a film which has busted all these agendas. He deserves an applause for the guts. किसी की हिम्मत नहीं हुई इन एजेंडास को आंख में आंख डालकर बस्ट करने की जो इस व्यक्ति ने किया। कमेंट्स में हमें बताइए और कौन से एजेंडास हैं जो आपके हिसाब से इन्होंने बस्ट किए, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईच वन ऑफ दीज एजेंडास, व्हिच वन अफेक्टेड यू द मोस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिए और खूब लोगों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू।